नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करते हैं और संस्कृत व्याकरण में हम लोग वर्ड विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ड विचार इससे पहले हम लोग व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। संक्षिप्त में व्याकरण का अर्थ यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं, ये एक प्रकार में अपने आप में ही नोट्स है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। व्याकरण का अर्थ किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना, किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। व्याकरण का अर्थ, जो व्याकरण का अर्थ किसी शब्द के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना, यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। जो व्याकरण शब्द है भाषा के ही, ऐसे ही हम लोग हर व्याकरण का यूज भाषा बोली जो होती है इसको भाषा कहते हैं, उसको बोलने में ही ज़्यादा किया जाता है। अब हम लोग व्याकरण के बाद आते हैं अक्षर शब्द का अर्थ। अक्षर जो अ से लेकर जो स्वर होते हैं, उसके बाद जो व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक, वो अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। अक्षर को ही हम लोग संस्कृत में नाद कहते हैं, और जो नाद शब्द है, नाद को ही हम लोग वर्ण अक्षर कहते हैं, और हम लोग वर्ण अक्षर को ही संस्कृत में नाद कहते हैं। और हम लोग अक्षर पे आ जाते हैं तो यहाँ देखते हैं अ ई उ री ली, अ ई उ री ली, ये ह्रस्व स्वर हैं, ये स्वर हैं, है स्वर सादे स्वर जो कि किसी भी वर्ण से मिलके नहीं बने हुए हैं। और ये आ ई उ री दीर्घ सादे स्वर हैं, और ए ऐ ओ औ दीर्घ मिश्र विकृत हैं। इनको मिश्र विकृत इसलिए कहा जाता है, या मिश्रित दीर्घ स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए जो बना है अ प्लस ई से मिलकर बना है, और अ भी इसी प्रकार वृद्धि हो जाता है, ए का वृद्धि, और ओ जो बना है अ प्लस उ से मिलकर बना है, इसलिए इसको दीर्घ मिश्र विकृत स्वर कहते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है क ख ग घ अंगा, हम लोग यहाँ पे जो है पहले जो हमारी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ परिचय कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो क ख ग घ अंगा है, इसको उच्चार में क वर्ग बोला जाता है, और इसी को कु भी बोलते हैं। और कु माने जैसे कहीं कु लिखा आपको मिल गया तो कु का मतलब क वर्ग, क ख ग घ अंगा। और च छ ज झ इयाँ इसी तरीके से है, और जहाँ कु मिल गया वहाँ कु वर्ग, जहाँ च छ ज झ इयाँ च वर्ग, उसको चु बोलेंगे। और ट ठ ड ढ त वर्ग, और त वर्ग में त थ द ध न त वर्ग तू बोलेंगे। प फ ब भ म प वर्ग पू। यहाँ कु चु टू तू पू जो हैं ये उदित कहलाते हैं। ये जो सारे के सारे वर्ण हैं, इनको हम लोग उदित क्या बोलेंगे, उदित, ये उदित कहलाते हैं। और य र ल व, य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन, और स का सह उष्म वर्ण है। इनकी य र ल व की संख्या 4 होती है, और स का सह जो उष्म वर्ण है ये भी 4 होते हैं। इसके अलावा जो वर्णमाला के अंतर्गत कुछ और भी वर्ड यूज होते हैं, अक्षर आते हैं, उनमें अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ये आते हैं। अब हम लोग इसके बाद महस्वर सूत्र, जो कि संस्कृत में वर्णमाला की को सहज बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि महस्वर सूत्र में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, महस्वर सूत्र कितने होते हैं। ये तो बहुत लो लेवल क्वेश्चन हो गया, लेकिन यूपी टेट सी टेट इन सब में ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि महस्वर सूत्र की संख्या कितनी है, कितने प्रत्याहार होंगे, और किस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं, और किस प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं, किस प्रत्याहार के अंतर्गत उष्म व्यंजन आते हैं। और इसी तरीके से इसको याद करने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं महस्वर सूत्र के बारे में। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। यहाँ पे लिखा है, जैसे हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखे हैं कि अयुड़ ऋलिक, अयुड़ ऋलिक ए उंग ए उच्च, अयुड़ ये एक सूत्र हो गया, ऋलिक दूसरा हो गया, ए उंग तीसरा हो गया, ए उच्च
ऐ औ च चौथा हो गया, ह या वरट पांचवा हो गया, लड़ छठवा हो गया, या मंगड़नम सातवां, झ भ इय आठवां, घ ढ ध स नौवां और ज ब ग र दस दसवां, ख फ छ ठ थ च ट त व ग्यारहवां, कपय बारहवां, स ख सर तेरहवां और हल चौदहवां सूत्र है। और इस सूत्र को अब हम लोग अच जो अच प्रत्याहार है अ ई उ री री ए ओ च जो इतना है अच प्रत्याहार के अंतर्गत, इसको हम लोग स्वर कहते हैं। इसमें जो जिसमें हलंत लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मैसर सूत्र के अंतर्गत जब इनकी संख्या निकाली जाती है, प्रत्याहार जिसे कहा गया अच, तो इन आखिरी वर्गों को छोड़ दिया जाता है। और ह या व र यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि स्वर के बाद अंतस्थ, अंतस्थ के बाद पांचवा वर्ड आएगा या मंगलम देखिए, उसके बाद चौथा वर्ड आएगा झ भ, यहाँ छोड़ देंगे घ ढ ध, उसके बाद आ जाएगा ज ब ग र दस। यहाँ भी जैसे लिखे हैं हम एकदम शॉर्ट कट में कि स्वर पहले क्या हुआ आया, स्वर आया, इस तरीके से आसान भी हो जाएगा मैसर सूत्र याद करने में कि स्वर आया, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखिए ह य ह छोड़ देंगे क्योंकि हाँ ह दो बार आया है, पूरे प्रत्याहार में एक जो अक्षर है दो बार आया है, ह यहाँ भी है यहाँ भी है। इसमें जो ह है केवल एक बार काउंट किया जाता है। ये क्यों आया है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इस आ को छोड़ देंगे, य व र ल, ये जो अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से यड़ प्रत्याहार को हम लोग अंत्यस्थ व्यंजन कहेंगे। और उसके बाद 5 4 3 2 1, उसके बाद पांचवा वर्ड है वर्णमाला का, उसके बाद चौथा वर्ड, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला वर्ड, उसके बाद जो है उस व्यंजन आ जाएगा। और प्रत्याहारों की संख्या यहाँ पर जैसे लिखा है प्रत्याहार 43 होते हैं। और प्रत्याहार निकालेंगे कैसे इसके बारे में देखिए, जैसे यहाँ पे अक दिया है, अक निकाले कैसे, अ से क तक अक प्रत्याहार, अ यू और फिर रा छोड़ देंगे, हलंत लगा है रील री, क्योंकि ये लोग ये जिसमें हलंत लगा है ये ये व्यंजन है। और हर व्यंजन में जो भी व्यंजन है उसके साथ स्वर जरूर लगा रहेगा, क्योंकि जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक होता है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कू चू टू तू पू ये उदित कहलाते हैं। एक कई बार जो है कई एग्जामों में जैसे सी टेट यूपी टेट हो गए हैं, इनमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि उदित उदित किसे कहते हैं, क्या है उदित, क्या है कु वर्ग का, कु का क्या मतलब होता है, कु मतलब क वर्ग। जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो उच्चारण स्थान है उसमें इसका बहुत ही यूज होने वाला है, जिससे हम लोग उच्चारण स्थान आसानी से बता ले जाएंगे। यहाँ पे मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं तो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है, जो मिश्र विकृत दीर्घ है, जिसको हम लोग पीछे भी पढ़े हैं और बताए भी हैं, अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ। और यहाँ पे जो स्वर है जिसका उच्चारण अपने आप हो, मतलब जिसके उच्चारण जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े उसको स्वर कहते हैं। यानी स्वर अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। और स्वरों को हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अच प्रत्याहार में अ युड़ रिलिक एवं एओ च, इसमें हम लोग जिसमें हलंत लगा उसको छोड़ देंगे। और जो है अ ई उ री का छोड़ देंगे, ए ओ अंगा छोड़ देंगे, ऐ औ। इस प्रकार से कुल 9 स्वर हुए संस्कृत में। इन स्वरों को और व्यंजन, अब हम लोग व्यंजन पे आ जाते हैं, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। व्यंजन जिसका उच्चारण का स्वर की सहायता से हो, मतलब जिसको बोलने में हमको स्वर की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है, मतलब वो स्वर के बिना अधूरा है, स्वर के बिना उसको बोला नहीं जा सकता, उसे व्यंजन कहेंगे। और व्यंजन को हम लोग हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं, क से लेकर ह तक। अगर हम लोग इसको सार में कह दें प्रत्याहार के अंतर्गत तो हल कह लेंगे, व्यंजन को हल और स्वर को अच भी संस्कृत में हम लोग कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद जो है 3 हैं। उसको हर्ष स्वर,
दीर्घ स्वर, सादे और मिश्र विकृत स्वर जिसमें होते हैं। सादे स्वर हम लोगों ने देखा अ ई उ री और आ ई उ। और जो मिश्र विकृत स्वर थे ए ऐ ओ औ, ये मिश्र विकृत स्वर में आ जाएंगे और ये हैं दीर्घ ही हैं। और प्लुस स्वर, हर्ष स्वर मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसको हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। अब प्लुस स्वर किसे कहेंगे? प्लुस स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें दो स्वर से दो मात्रा से अधिक का समय लगे, उसको हम लोग प्लुस स्वर के अंतर्गत रखते हैं। और हम लोग इस जो स्वर के भेद हैं इसको संस्कृत में हम लोग एक सूत्र के माध्यम से याद रखते हैं, श्लोक के माध्यम से। छोटा सा श्लोक है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो श्लोक है, उकालो अस ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो मतलब कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस सूत्र में दिया है। और उच्चारण के अनुसार स्वरों के तीन भेद होते हैं। मतलब कि देखिए अभी स्वर के भेद जो हैं मात्रा के आधार पर हुए कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब यहाँ पे उच्चारण के अनुसार स्वरों के तीन भेद होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एग्जाम में पेपर में पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण के अनुसार तीन भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और इसका जो यूज होता है, जब आप लोग कभी कथा या भागवत सुनाते हुए आपने किसी पंडित को देखा होगा, तो उन्होंने वो जब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इसको हाथों से माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से उन सब कथाओं में ज़्यादा यूज किया जाता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। और हमने यहाँ पे मात्रा का एक सार टेबल बना दिया है जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ये जो है यहाँ पे आधी मात्रा व्यंजन, मतलब व्यंजन में आधी मात्रा होती है। अगर कोई म लिखा है तो ये व्यंजन नहीं है। कब तक? जब तक इसमें हलंत ना लगा दिया जाए। अब ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। और अगर क ऐसे लिखा है तो ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि क अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पे जब यहाँ के क लिखा है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क और प्लस अ, इसमें क्या छुपा हुआ है? अ। ये क्या है? स्वर है। इसलिए यहाँ पे ये क पूर्ण व्यंजन नहीं है, यहाँ पे स्वर छिपा हुआ है क में। और जो हर्ष स्वर है इसमें एक मात्रा का समय लगेगा। दीर्घ स्वर है, जैसे हर्ष स्वर में अ, हर्ष स्वर में यहाँ पे आ जाएगा, हर्ष स्वर में अ, ई, उ, री, हर्ष स्वर हो गया। और दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर में आ जाएगा आ, ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। और जो प्लुस स्वर है, प्लुस स्वर तीन मात्रा समय लगेगा। जैसे हम लोग जो ये सब बोल रहे हैं, जैसे हम लोग राम बोल रहे हैं, राम म बोल रहे हैं, म जैसे हम लोग कहें प्लुस स्वर में कहा जाए राम ओम। मतलब हम लोग जब अपनी जो ध्वनि है इसको कुछ देर तक खींचे रहे, मतलब दो मात्रा से अधिक समय लग जाए, और प्लुस स्वर में आ जाएगा। और यहाँ पे स्वर जो है मुख वृत्ति के अनुसार, मतलब नासिका अनुनासिका के अनुसार दो प्रकार के होते हैं स्वर, अनुनासिक, अननुनासिक। अनुनासिक मतलब जो मुख नासिका अचनो अनुनासिका, यहाँ सूत्र लिखा है, देखिए, मुख नासिका वचनो व अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मतलब मुख और नासिका की सहायता से जो बोला जाए वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक किसे कहेंगे? इस सूत्र के माध्यम से क्लियर हो रहा है। मुख नासिका वचनो, मुख और नासिका मतलब नाक की सहायता से जो अक्षर वर्ण बोला जाए उसको हम लोग अनुनासिक कहेंगे। जैसे आ ए, मतलब इसके ऊपर चंद्रबिंदी है। और सादे अनुनासिक जिसको अननुनासिक, जिसमें केवल मुख की सहायता बोला जाए, नाक की सहायता न ली जाए, उसको सादे स्वर कहेंगे। अ आ ए। अब हम लोग व्यंजन पे आ जाते हैं। व्यंजन है जिसको हम लोग स्वरों की सहायता से बोलते हैं, किसी और की सहायता, स्वरों की सहायता, जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते उसको हम लोग व्यंजन कहेंगे। और व्यंजन में हम लोग पहले पढ़ते हैं तो ये तीन प्रकार के व्यंजन हैं,
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। और यही वास्तव में जो व्यंजन हैं, यही व्यंजनों के भेद भी हैं। और इन्हीं व्यंजनों को हम लोग आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो वर्ण हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये जो हैं इनमें 25 वर्ण हुए। कु चु टू पू जो थे उदित, जो उदित थे वो पूरे स्पर्श व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण। स्वर कभी कभी पेपर में पूछ ले जाते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण किसे कहेंगे, तो हम लोग अंतस्थ व्यंजन को कहेंगे। य र ल व, इसको हम लोग एर प्रत्याहार भी कहते हैं। उस व्यंजन स क स है, इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है। मतलब जो उस व्यंजन है, जिससे हम स ख स ख स ह, जब हम लोग इसको बोलते हैं मुंह से गर्म हवा भी निकलती है, इस कारण इसको हम लोग उस व्यंजन के अंदर गाते हैं। जैसे कभी आप लोग भूल जाएं, इसको प्रैक्टिकल करके भी याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होती चली जा रही है, तो हम लोग इसको अब जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा वीडियो छोटी हो जाए, ज़्यादा समय लगे। और ये अपने आप में एक नोट्स ही है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। विसर्ग छोटा ह समझना चाहिए। यहाँ पे लिखे हैं जैसे विसर्ग जो है, ये जो विसर्ग का चिन्ह होता है, जैसे लिखा जाता है राम, विसर्ग के लिए ये चिन्ह बनाते हैं। इसको यहाँ पे कह रहा है कि छोटा ह भी समझना चाहिए। और जिह्वा मूली चिन्ह, यहाँ पे जिह्वा मूली चिन्ह को जो है, जिह्वा में जैसे विसर्ग हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे विसर्ग हम लोग बनाएंगे ऐसे बनाते हैं। जैसे अभी थोड़ा बड़ा विसर्ग ले लिए, अब यहाँ पे इसको आधा रफ कर दिया जाए, यहाँ पे आधा आधा रफ कर दिया जाए इसको। जैसे आधा यहाँ पे जो विसर्ग है आधा रफ करेंगे, ऊपर से इसको नीचे से रफ कर देंगे, तो इसी तरह का चिन्ह बन जाएगा। आधे विसर्ग को इस प्रकार से कह लें, जिह्वा मूली चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे अनुस्वार, यदि पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आए, अनुस्वार पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आए तो उसका उच्चारण उस स्वर के पंचम अक्षर सा हो जाता है। जैसे गंगा, गंगा जो है पांचवा अक्षर, ग जो है पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर सा हो जाता है। पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आए उसका उच्चारण उस स्वर के पंचम अक्षर सा हो जाता है। जैसे ग, गा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब व्यंजन के भेद, व्यंजन अल्पप्राण महाप्राण जो है कि अल्पप्राण महाप्राण जिसमें कम श्वास लगे उसे अल्पप्राण, जिसमें ज़्यादा श्वास लगे उसे महाप्राण कहेंगे। अल्पप्राण को याद करने के लिए विषम या 135 याद कर सकते हैं। अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और उस वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। इसी तरह कु चु टू पू का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, जो क वर्ग, च वर्ग, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, इसी प्रकार इसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। और महाप्राण 24 साला, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 24 साला महाप्राण, 24 साला। और अल्पप्राण 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और 1 3 पांचवा वर्ग, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग। और महाप्राण में दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग कु चु टू पू का, जैसे पहले ख और चौथा वर्ग ख, इस प्रकार ख, ज और छ, इस प्रकार इसको याद कर लें। और स्थान आप लोगों जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करते हैं। जैसे आ विसर्ग, अह ये हो गए विसर्ग हो गए। ह क वर्ग, क ख ग घ अंगा कंठ, इसको एक सूत्र के माध्यम से याद करें। ये जो सूत्र यहाँ पे है, इसको यहाँ पे इसके माध्यम से याद करें। अकु स विसर्जनीय कंठ, इस सूत्र को याद कर लेंगे। अकु, अ मतलब आ, कु माने कु वर्ग, कु मतलब क वर्ग, वहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं। कु वर्ग मतलब क, कु माने कु वर्ग। और ह विसर्जनीय, विसर्ग मतलब विसर्ग, विसर्जनीया नाम, विसर्ग निया नाम कंठ। आ क, कु वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, विसर्ग और ह कंठ से उच्चारित होंगे या कुछ विसर्जनीय कंठ, इस सूत्र के माध्यम से क्लियर होगा। और अब हम लोग देखते हैं यूचु यसानाम तालु,
ई, चू मतलब च वर्ग, ई चू मतलब च वर्ग, च छ ज छ इया, या स, या और स, तालु तालु से उच्चारित होंगे, ईसु ऐसा नाम तालु। इसी प्रकार रीटू रसाराम मूर्धा, री छोटी री बड़ी री, टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, र और स मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित होंगे, रीटू रसाराम इस मूर्धा से उच्चारित होंगे। और यहाँ पे है लीतु रसानाम दंत, ली छोटी ली बड़ी ली, और तू मतलब त वर्ग, त थ द ध न, रसानाम ल, स दंत ल और स दंत से उच्चारित होंगे, लीतु रसानाम दंत। इस सूत्र ये सूत्र है, इसको जब आप लोग याद कर लेंगे इसी तरह से इस सूत्र पे हमेशा याद रहेगा और ये कभी भूलेगा नहीं। उपम माध्यनियानाम ओष्ठ, उपमाध्यनीय प वर्ग के अंतर्गत पु मतलब प वर्ग, प प प भम ओष्ठ, ओष्ठ उ पु मतलब प वर्ग, प प प भम, उपमाध्यनीयानाम उपमाध्यनीय ओष्ठ, इया मंगलना नासिका च, इया मंगलना मतलब पांचवा वर्ण नासिका, ये नासिका से उच्चारित होंगे। इस प्रकार यहाँ का उच्चारण स्थान ताल प्लस नासिका, अंगा का कंठ प्लस नासिका, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि क ख ग घ अंगा, अंगा का उच्चारण क्या था, कंठ था, और यहाँ पे यहाँ मंगलना नाम नासिका पढ़ रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे अंगा का था कंठ और यहाँ से नासिका, कंठ प्लस नासिका। और यहाँ पे यहाँ का पढ़ा था इचू ऐसा नाम चालू, च जैसे यहाँ तालु था, तो यहाँ पे ताल और नासिका दोनों मिलकर ये हो जाएगा ताल प्लस नासिका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ए दै तो कंठ तालु, ए दै तो मतलब ए ऐ कंठ तालु मतलब कंठ प्लस तालु, यहाँ पे कंठ प्लस तालु, ए दै तो कंठ तालु। अगर हम लोग सूत्र के माध्यम से पूरे वर्ड विचार जो उच्चारण स्थान है इसको अगर सूत्र के माध्यम से याद कर रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, ये 100% गारंटी है। इसको सूत्र के माध्यम से याद करने का प्रयास करें। अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह, हो सके 1-2 महीने तक याद रहे, लेकिन उसके बाद ये दिमाग से धीमे धीमे हट जाएगा। लेकिन अगर एक बार सूत्र से दिमाग में बैठा लिए तो ये कभी नहीं भूलेगा। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे कि ये दिमाग में बैठ जाए, और ये आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। नोट जैसा ही पूरी ई नोट से ही है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ दे तो कंठोष्टम, ओ और ओ कंठ प्लस ओष्ठ, यहाँ पे जो है कंठ प्लस ओष्ठ, तब ओ दे तो मतलब ओ औ कंठोष्टम, ओकार से दंतोष्टम, वह जो ओकार है वह है दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाएगा, जिससे वह बिना दंत और ओष्ठ की सहायता से नहीं बोला जा सकता। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा की जड़ से होगा नासिकानुस्वारस्य हो गया। वर्ण के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। उच्चारण में कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं, जैसे कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वर्ण के उच्चारण में कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं। प्रयत्न के स्थान पर वर्ण ये सब पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन, तो 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब जो है हम लोग पहले अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ते हैं। जो अभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईस्पृष्ट, ईषद विवृत और संवृत। इसमें स्पृष्ट में जब लोग पढ़ेंगे स्पर्श वर्ग, स्पर्श मतलब जो हम लोग पढ़े थे कु चू टू पू, मतलब कि कु चू टू टू का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें क ख ग घ अंगा च छ ज ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये वर्ड आएंगे, ये स्पर्श वर्ग होंगे। और इनकी संख्या कुल कितनी है, 25 है। और इस में क्या पढ़ेंगे, जो इसमें अंतस्थ व्यंजन होंगे और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और ईसद विविध पढ़ेंगे, इसमें उसमें जिनों की संख्या आती है इनकी संख्या भी 4 है। और यहाँ पे विविध पढ़ेंगे, विविध में तो पूरे स्वर आते हैं, और संस्कृत में श्लोक संख्या होती है 9, और हिंदी में श्लोक संख्या 11 होती है। और समृत पढ़ेंगे, इसमें आएगा अ। और अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न, जो दूसरा प्रयत्न है उसको हम लोग बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। और जो बाह्य प्रयत्न की संख्या है ये टोटल कितनी है, 12 है।
इसमें अनुदात, स्वरित, विवाह, समास, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पकार, महापार, उदात। खर अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो है खर प्रत्याहार को हम लोग क्या कहेंगे, हर्ष प्रत्याहार को क्या कहेंगे, अच को। तो पहले खर के बारे में जान लेते हैं। खर को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़े थे उदात, अनुदात, स्वरित, विवाह, समास, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पकार, महाप्र, उदात। यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे खर, इसमें विवाह, श्वास, नाद, घोष के बारे में बताया गया है। विवाह, श्वास, अघोष जो खर प्रत्याहार होगा, ख प छ ठ च ट त व क प श सर, इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे उस पर विवाह, श्वास, अघोष होंगे। जो विवाह होगा वो संवाद नहीं होगा, जो संवाद होगा विवाह नहीं होगा, जो श्वास होगा वो नाद होगा, जो नाद होगा वो श्वास नहीं होगा, जो अघोष होगा वो घोष होगा, जो घोष होगा घोष नहीं होगा। जिस प्रकार जो लड़की है वो लड़का थोड़ी ना होगा, और जो लड़का है वो लड़की नहीं होगी। इसी प्रकार जो विवाह है वो संवाद नहीं होगा, जो संवाद है वो विवाह नहीं होगा, और जो श्वास है श्वास नहीं होगा, नाद नहीं होगा, और जो नाद है श्वास नहीं होगा। और इसमें जो है खर के अंतर्गत प्रथम द्वितीय, खर का मतलब प्रथम द्वितीय वर्ण, वर्णमाला का जो है प्रथम द्वितीय वर्ण, और सखस हस में संवार, नाद, घोष, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन ह, और जो टोटल स्वर हैं हस के संवार, नाद, घोष ही होते हैं, जो स्वर भी हैं संवार, नाद, घोष होते हैं। और अच प्रत्याहार, उदात, अनुदात, स्वरित। जो उदात, हाँ ये जो बात है ध्यान रखने योग्य है कि जो अच प्रत्याहार है, मतलब यानी अच का मतलब स्वर, हल का मतलब व्यंजन, ये बार बार हम बताते चले आ रहे हैं जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। और उदात, अनुदात, स्वरित जो है केवल स्वरों में होता है। उदात, अनुदात, स्वरित अगर देखिए पूछ ले कि इसमें कौन उदात है, अनुदात है, स्वरित है, जब कोई भी दे, अगर उसमें कोई विकल्प व्यंजन दिया है सीधे उसको गलत मार देना है। केवल स्वर ही उदात, अनुदात और स्वरित होते हैं। एक काफ़ी बार जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं। और यहाँ पे जो छ है, क्षत्रिय छ, एक क और छ दो वर्डों के मेल से हुआ है। त्र, त और र से मिलकर बना है। और ज्ञ, ज प्लस इ से मिलकर बना है ये वर्ड। ये शुद्ध वर्ण नहीं है, तो इन्हें वर्णमाला में शामिल नहीं किया जा सकता। और इसी कारण ये जो संस्कृत है इसको वर्णमाला में शामिल भी नहीं करते कुछ व्याकरण शास्त्री। अब हम लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और इसमें हम लोग जो है वर्ड विचार टोटली पढ़ लिए हैं एक ही क्लास में। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।